हेलो नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सबका। ठीक है, और मुझे बता दीजिए आपका नवरात्रि का ये जो फास्ट है कैसा चल रहा है और कैसी चल रही है आपकी एग्जाम के लिए तैयारी, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि इस ईयर में बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं और उन सभी एग्जाम्स में से किसी एक एग्जाम में आपको अपनी जो किस्मत नहीं आजमानी है, आपको अपनी मेहनत आजमानी है, क्योंकि आप किस्मत के नहीं, आप मेहनत के भरोसे हैं। ठीक है, चलिए। सर लैपटॉप पर नहीं चल रहा है, जल्दी ही चल जाएगा। आनंद, पुष्पेंद्र, आनंद, रोहन, ईशु, काफी बच्चे क्लास में आए हैं। दिस इज ए कंप्लीट थियरी बैच जिसके अंदर हम भारतीय अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर रहे हैं। भारतीय अर्थशास्त्र अपने अंतिम चरण पर है। यह अपने अंतिम चरण यानी अंतिम पड़ाव पर है। आज की क्लास के अंदर जो कल का टॉपिक था उसको आगे बढ़ाऊंगा। मैं टैक्सेस के बारे में बात कर रहा था और मैंने कहा था कि कुछ टैक्सेस को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सभी चीजों को कंप्लीट करा दूंगा। अब तक मैंने आपको सबसे पहले बताया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टैक्सेशन, देन मैंने बताया व्हाट आर द टाइप ऑफ टैक्स, एंड देन मैंने बताया सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, और अब यहां पर मैं क्लास में आया हूं एंड देन आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम इंपोर्टेंट टाइप ऑफ टैक्स। कल की क्लास में मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया, मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बताया, और अब हेडिंग आप डालेंगे उपहार कर, उपहार टैक्स, गिफ्ट टैक्स। उपहार टैक्स यानी गिफ्ट टैक्स के बारे में लिखिए। उपहार कर, उपहार कर को ही गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। ये क्या होता है? यदि आप 50,000 से अधिक का गिफ्ट किसी को देते हैं, यदि आप 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक का गिफ्ट किसी को देते हैं, गिफ्ट किसी को देंगे और देंगे, देन 30% टैक्स आप पे लगेगा। 30% टैक्स लगेगा। क्लियर? जी हाँ, ठीक है। चलो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब मैं यहां पे समझाना चाहता हूं आपको गिफ्ट टैक्स के बारे में, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न आपको करना है। ठीक है सर, तो एक चीज को समझने का यहां पे प्रयत्न करें। उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स के बारे में यहां पर बातें की गई हैं कि यदि आप 50,000 से अधिक का गिफ्ट किसी को देंगे देन 30% टैक्स आपके ऊपर लगेगा। अब इसके अंदर सर एग्जाम्पल बता दीजिए। मान के चलो आपने अपने किसी मित्र को 1 लाख रुपए दिए। सर मैंने तो उधार दिए थे, ठीक है, तो मतलब उसको 1 लाख रुपए वो वापस भी कर दें, जी हाँ, तो वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, जिस रुपए को आप देते हैं ताकि आप वापस ले पाए वो गिफ्ट में नहीं आता। ठीक है, याद रखना। अगर उससे कम का आपने गिफ्ट दिया, 50,000 से कम का आपने गिफ्ट दिया, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स, कोई टीडीएस, कुछ नहीं। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा दिया तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर सब कुछ आता है, इसके अंदर कार भी आती है। अगर आप किसी को कार देते हैं, अगर आप किसी को बाइक देते हैं, अगर आप किसी को अदर गिफ्ट देते हैं, कुछ अदर आइटम देते हैं, अदर आइटम देते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो भी आइटम आपने दिया है उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, इन दैट कंडीशन आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। देन you have to pay you have to pay you have to pay tax, जो लगभग कितना है 30%। तब आपको 30% टैक्स जो है देना पड़ेगा। यू हैव टू पे 30% टैक्स। क्लियर? जी हाँ। सर क्या गिफ्ट में दहेज भी आता है? नहीं भाई, दहेज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसको अलग डिफाइन किया गया है। अच्छा, मेरी बात को समझो। अब एक बात और है सर, एग्जाम्पल एक और दे दो सर, समझ में हल्का सा कम आया है बेटा। ठीक है, ड्रीम 11 पे पैसे जीते हैं। ठीक है, मैं किसी स्पॉन्सरशिप नहीं करता मैं किसी की, और ना मैं ड्रीम 11 को लिख रहा हूं। फैंटेसी ऐप लिखो सीधा, फैंटेसी एप्स जो होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके के एप्स होते हैं, मैं इनका ना तो प्रमोशन करने में समर्थक हूं और ना मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर इस प्रकार की चीजें चले। बेसिकली दे आर एक्सप्लॉइटिंग यूथ। ये भारत का जो युवा है उसको मतलब बहला फुसला कर उनके भविष्य को खराब कर रही है।
इसमें बच्चे को लगता है कि आज नहीं तो कल मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन उसको यह नहीं पता कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.00001% भी नहीं है कि वो जीत पाएगा। बावजूद इसके वो इसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता चला जाता है, जिसका एट द एंड सट्टे के अलावा वो कुछ नहीं रह पाता। तो जितने भी फैंटेसी एप्स होते हैं, अगर उसके ऊपर आप 50,000 से ज्यादा की राशि जीतते हैं, अगर आप उसके ऊपर 50,000 से ज्यादा की राशि जीतते हैं, ज्यादा आपने बैंक डिपॉजिट कर लिया, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। यानी मान के चलिए कि अगर आप इसके अंदर 1,00,000 रुपए जीतते हैं, मान के चलिए कि आप 1,00,000 रुपए इसके अंदर जीतते हैं, तो उस 1,00,000 का आपको केवल 70,000 मिलेगा। इसके अलावा 1,00,000 उसके अलावा इसमें से टीडीएस कटेगा 7,000 का, 61 हो जाएगा। उसके बाद 63,000 आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फैंटेसी ऐप क्या होता है। देखो फैंटेसी ऐप मेरे बच्चे वो होते हैं, फैंटेसी ऐप जैसे जिसपे आप क्रिकेट की टीम बनाकर रुपए लगाते हैं, दे आर कॉल्ड फैंटेसी एप्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप केबीसी में रुपए जीत जाएं, आप मान के चलो आप केबीसी में रुपए जीतते हैं, ठीक है, केबीसी गेम के अंदर आप रुपए जीतते हैं, ये भी आपका एक क्या है, गेम वगैरह है। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसे होता है। आप बिग बॉस के अंदर रुपए जीत जाए तो वो भी इसी के अंदर होता है। ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है, बिग बॉस के अंदर। ठीक है, और देखो भाई सीधी बात ये है कि मैंने बहुत बिग बॉस के बारे में तो मैं क्या ही कहूं। पहली बात तो इसे मिटाओ यहां से, ये इसलिए भी नहीं कि मैं इसको बोर्ड पर लिख पाऊं। इसके अंदर जो यूथ एक्सप्लॉइटेशन इंडिया के अंदर हो रहा है वो एक अलग लेवल पर है। ठीक है, लोग बिग बॉस को देखते हैं, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे वॉच देम। क्यों देख रहे हैं, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीज ऐसी है जो आपको वहां रखे रख रही है। झगड़ा देखना है घर का, अबे भाई अपने घर के झगड़े को देखो कि वो ना हो, झगड़ा देखोगे झगड़ा करोगे। ठीक है, उसके अंदर चीजें इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है जो बिल्कुल मतलब एक समाज के लिए बिल्कुल गलत है। बावजूद इसके वहां पे जाने वाले लोग स्टार कहलाते हैं, और जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वाह वाह। ठीक है, तो उसको तो बोर्ड पे से हटा दो, लेकिन अगर उसके अंदर आप रुपए जीतते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द गिफ्ट टैक्स। वो गिफ्ट टैक्स के अंदर आएगा। सर आपने मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला कुछ अलग लिखवाया है, कोई दिक्कत नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू टर्म -1। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाहर कर जो है आप यहां पे लिख लीजिए। इसके बाद आता है आपका कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, चलिए पूंजी लाभ कर जो है कैपिटल गेन टैक्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर, गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हम बात करते हैं। यदि आप भूमि बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, भूमि बेचते या खरीदते हैं, भूमि बेचते हैं, ठीक है, आप अपने बॉन्ड्स बेचते हैं, बॉन्ड्स बेचे, आप बॉन्ड्स बेचते हैं, बॉन्ड्स यानी शेयर्स, शेयर्स बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, डिविडेंड लाभांश आप बेचते हैं, अपना डिविडेंड बेचते हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक धन की प्राप्ति होती है। डिविडेंड बेचते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति होती है। डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है वो एक प्रकार का लाभांश होता है, लाभ प्रपत्र होता है, लाभांश होता है। तो जब आप भूमि बेचते हैं, बॉन्ड्स बेचते हैं, डिविडेंड बेचते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है, तब आपको धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और वो आपका एक तरीके से पूंजी लाभ है, उस पर आपको कर देना होता है, उस पर कर जाता है, उस पर कर जाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन यू गेन द टैक्सेस
when you gain wealth from share market या लैंड सेलिंग, तो उसके ऊपर जो इंपोज किया जाने वाला टैक्स है वो कैपिटल गेन टैक्स में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर शेयर मार्केट के अंदर आपको एक साल में कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको लघुकालीन पूंजी लाभ बोलते हैं, और 36 महीने से अधिक में हुआ तो उसको दीर्घकालीन पूंजी लाभ बोलते हैं। तो मतलब पूंजी लाभ क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। व्हाट इज बेसिकली कैपिटल गेन, व्हाट इज कैपिटल गेन वो समझ लीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने के अंदर आपको एक साल में फायदा हो गया, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, इफ यू पुश योर मनी इन शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में एक वर्ष में पैसा में अगर आपने पैसा लगाया और उससे आपने लाभ कमाया, इस चीज से पैसा लगाने के बाद आपने क्या कमाया, लाभ कमाया। ठीक है, लाभ कमाया, तो ये चीज क्या कहलाएगी सर, ये जो चीज है ये कहलाएगी हमारा क्या भला, ये जो चीज ये कहलाएगी सर हमारा लघुकालीन प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लघुकालीन पूंजी लाभ, लघुकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। गॉट इट जी सर। इसके बाद दूसरी चीज, जो अगर आप यहां पर समझें, जो अगर आप यहां पर समझें, ठीक है, अगर आप यहां पर समझें कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया 36 महीने से अधिक आपको टाइम लगा, आपने शॉर्ट मतलब शेयर मार्केट में फिर से पैसा लगाया एक टाइम पर, शेयर मार्केट में अगेन आपने पैसा लगाया और इस बार जो पैसा है वो आपने 36 माह में आपको प्रॉफिट हुआ, या आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो 36 मंथ्स तक के लिए किया था। ठीक है, 36 मंथ्स तक के लिए किया था, यानी इसको बोलते हैं 12×36 यानी 3 वर्ष के लिए। तो इसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ है इसको हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक जी सर। अभिलाष नाम का एक बच्चा है, वो पूछा सर सैश क्या होता है। बेटा जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको सैश बोलते हैं। आगे आएगा मैं बता दूंगा। सैश हर चीज पे नहीं लगाया जा सकता, दारू पे लगा सकते हो, पेट्रोल पे लगा सकते हो, ऐसी चीज पे लगा सकते हो जो प्रत्येक वर्ग से संबंध ना रखती हो। ठीक है, चलिए ठीक है रुद्रांश, मुझे यार समझ में आ गई रुद्दू, बताता हूं मैं, बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है रुद्दू, बात कर लूंगा। अब जितनी चीजें आपको बताइए उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे बिना किसी परेशानी के। अब मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूं, कुछ विशेष प्रकार के डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूं। ये कुछ अन्य प्रकार के टैक्स थे, लेकिन इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के टैक्स आपके और हैं। सर विशेष तो आप वही पढ़ा रहे थे, विशेष प्रकार के टैक्स। हाँ भाई वही पढ़ा रहा था, अभी और भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी और भी टैक्सेस जो है वो मैं पढ़ा रहा हूं। क्लास चल रही है? हुआ क्या है एकदम से? दिख रहा हूं क्या मैं आपको? शायद कुछ दिक्कत है। बेटा 1 मिनट रुकिए। क्या क्लास चल रही है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफी अच्छा स्ट्रेच नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
टैक्सेस देख लीजिए, अदर टाइप ऑफ टैक्सेस देख लीजिए, ठीक है। अब उन टैक्सेस के अंदर लिखिए सबसे पहले मूल्य अनुसार कर, सबसे पहले आप लिखेंगे मूल्य अनुसार कर, ठीक है। एड वैलोरम, एड वैलोरम, एड वैल्यू टैक्स, एड वैल्यू टैक्स, मूल्य अनुसार कर। मूल्य अनुसार कर यानी जिसका जैसा मूल्य है उसके अनुसार उस पर कर लगाया जाता है। इसको एड वैल्यूरम टैक्स भी बोलते हैं, एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स भी इसको बोला जाता है, मूल्य अनुसार कर। इसको इंपोज कब किया जाता है, इसको इंपोज कब किया जाता है? ऐसा कर जो किसी वस्तु की मौद्रिक कीमत, ऐसा कर जो किसी वस्तु की मौद्रिक कीमत के अनुसार लगाए जाते हैं। टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी रेट्स ऑफ अ गुड, ऐसे कर जो किसी वस्तु की मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं, मौद्रिक की कीमत के अनुसार लगते हैं, अनुसार लगे, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम में तो सिर्फ ये आएगा ऐसे टैक्सेस कौन से होते हैं जो मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं, आप सीधे बता दोगे सर वो जो मौद्रिक कीमत के अनुसार लगते हैं वो तो सर एड वैलोरम टैक्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर एग्जाम्पल से कैसे समझोगे? मतलब कोई ऐसी वस्तु है, मतलब कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत आज 5 रुपए है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कल को इसकी कीमत जो है 50 रुपए हो जाए, 50 रुपए तो इसकी कीमत हो गई, इस पे 5% का टैक्स भी लगा दिया। और जब इसकी वस्तु की कीमत कभी 5 रुपए थी तब इस पर कोई टैक्स भी नहीं था, तो इसकी मौद्रिक कीमत अगर बढ़ेगी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एड वैलोरम टैक्स या फिर एड वैल्यू टैक्स या मूल्य अनुसार कर, ठीक है। याद रखिए। दूसरा टैक्स की हम बात करते हैं, एग्जाम में सवाल इससे कैसे आएगा, ऐसे कर कौन से हैं जो मौद्रिक की कीमत बढ़ने पर लगाए जाते हैं, दैट इज एड वैलोरम टैक्स। आगे बढ़िए, एंजल टैक्स। कुछ कंपनियों के द्वारा अपनी कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए अपने शेयर्स अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं एंजल टैक्स बोलते हैं। क्या? एंजल टैक्स बोलते हैं। काफी क्लासिक टैक्स है एंजल टैक्स। ये कुछ विशेष प्रकार है, ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, हालांकि ये सब डायरेक्ट भी है जितने भी बताऊंगा इस वाले पेज पर। एंगल टैक्स क्या होता है? एंगल मतलब वो है, ये एंजल, भगवान वाला एंजल है, एंजल टैक्स, एंजल टैक्स। बेटा एंजल टैक्स को समझना, जब किसी कंपनी के द्वारा अपने ही शेयर्स खरीदे जाते हैं, अपने ही शेयर्स खरीदे जाएं, उसको बाई बैक बोलते हैं, खरीदे जाएं। मतलब कोई कंपनी अपने ही शेयर खरीद रही है, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? बाई बैक। शेयर मार्केट में पढ़ोगे आप ये वाला कॉन्सेप्ट, ये बाई बैक कॉन्सेप्ट कहलाता है, बाई बैक, बाई बैक। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर खरीदती है तब सरकार उस पर एंजल टैक्स लगाती है, एंजल टैक्स लगाती है। क्लियर? एंजल टैक्स क्या होता है, समझ में आया? जी सर। इसके बाद आगे बढ़िए, एंजल टैक्स अब तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो टैक्स है हमारा वो है सिन टैक्स, सिन टैक्स, सिन, ठीक है। मतलब ऐसी वस्तु जो समाज के लिए हानिकारक है परंतु उनकी बिक्री होती है, उनके ऊपर सिन टैक्स लगाया जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको सिन टैक्स ही, सिन कर। ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक हैं, हानिकारक है, ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए हानिकारक हैं परंतु
उनकी बिक्री होती है, उनकी बिक्री होती है। परंतु उनकी बिक्री होती है। समाज के लिए तो हानिकारक है, परंतु उनकी बिक्री होती है, वो सिन टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, तब उन पर सिन टैक्स लगता है, सिन टैक्स लगता है, सिन टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के लिए तंबाकू, एग्जाम्पल के लिए तंबाकू, शराब, इन सब पे सिन टैक्स लगता है। गॉट इट? किस सब पे सिन टैक्स लगता है? इन सब पे सिन टैक्स लगता है। समझ में आया तो ये बता दीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। पिगोवियन टैक्स देखिए, पिगोवियन, पिगोवियन टैक्स क्या होता है? ऐसा सामान जो सकारात्मक प्रभाव के लिए कार्य करते हैं परंतु उनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उन पर पिगोवियन टैक्स लगता है। पिगोवियन टैक्स, पाइगोवियन। ठीक है, पाइगोवियन टैक्स। पाइगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? ऐसे सामान जिनकी बिक्री समाज में कुछ फायदे के लिए होती है परंतु उनके नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ते हैं। ऐसे सामान जिनकी बिक्री, ठीक है, समाज में विकास के लिए होती है, विकास के लिए होती है, समाज में विकास के लिए होती है, परंतु उनके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उन पर पिगोवियन टैक्स लगता है, उन पर पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन टैक्स, उन पर पिगोवियन टैक्स लगता है। एग्जाम्पल बता दो सर इसका। बिल्कुल भाई, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। देखो एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे कार है, कार, कार इसलिए बनाई जाती है ताकि वो समाज के अंदर यातायात को ठीक प्रकार से मेंटेन कर ले। लेकिन जब कहीं पर कार चलती है तो उसके कारण प्रदूषण फैलता है। उस कार के कारण क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। और उस कार के द्वारा जो फैल रहा प्रदूषण है वो समाज के लिए उचित नहीं, वो समाज के लिए ठीक नहीं। इस कारण से उस पर एक टैक्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं पिगोवियन टैक्स। ठीक है, अब बताइए, अगर ये चीज क्लियर है तो आप बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए और बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए कि सर किसी प्रकार का कोई इशू तो आपको नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई इशू है तो वो चीज भी आप मुझे बताते चलिए। नोट दिस डाउन, फटाफट बताओ।
एक बच्चा कह रहा है सर कार खरीदने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा देना पड़ता है। दूसरा एक बच्चा कह रहा है सर सीएनजी वाली कार पर भी टैक्स लगता है क्या? हाँ बच्चे लगता है। बात को समझो, दोबारा कर रहा हूं, दोबारा एक बार बता रहा हूं। देखो पिगोवियन टैक्स जो है ना, वो एक तरीके से एक टैक्स का टाइप है। जैसे आपने कार खरीदी जी सर, उस कार के ऊपर आप हर महीने प्रदूषण बनवाते हो नहीं बनवाते? बाइक का प्रदूषण बनवाते हो नहीं बनवाते? हाँ सर प्रदूषण तो हम बनवाते हैं 2-3 महीने में जी। तो इस कार का लगने वाला प्रदूषण कर, जब अपनी कार का प्रदूषण बनवाते हैं तो उसमें से कुछ रुपए सरकार को भी जाता है और दैट इज कॉल्ड पिगोवियन टैक्स। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, काफी नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ये डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ऑलमोस्ट चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की और जीएसटी की। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता क्या? बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा कर जो किसी और पर लगाया जाता है और उसका भुगतान कोई और करता है, वो चीज कहलाती है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ऐसा टैक्स जो किसी और पर लगाया जाता है, लगाया जाए और उसका भुगतान कोई और करे, और उसका भुगतान कोई और करे, और भुगतान कोई और करे, कोई और करे, दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष कर। ध्यान से समझना, एक ऐसा बिंदु जहां पर कराधान और करापात अलग अलग हो। कराधान इज नॉट इक्वल टू करापात। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, ये जो पॉइंटर्स है मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, कराधान और करापात आखिरकार होते क्या है, ये आराम से मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए। ठीक है, कराघात और करापात, कराघात और करापात, दिस इज पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंपैक्ट और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये अलग अलग होने चाहिए। तो वो कंडीशन क्या बनती है अपनी, वो इनडायरेक्ट टैक्स कंडीशन बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो जीएसटी है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो जीएसटी है। हालांकि और भी हैं, पर जीएसटी इसका मेजर एग्जांपल है। पहले हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है जी सर। जब जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में, उससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है तब से माहौल ही एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। तो हेडिंग डाल लीजिए जीएसटी, हेडिंग आपकी होनी चाहिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु व सेवा कर, वस्तु व सेवा कर। क्या बोलते हैं इसको? वस्तु व सेवा कर सर जी, इसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोला जाता है। यह जो सिस्टम है किस देश से प्रेरित है, आपको यह बताना होगा। ठीक है, किस देश से प्रेरित है जीएसटी का सिस्टम? सबसे पहले आपको बताना होगा सर, जीएसटी का जो सिस्टम है, यह प्रावधान सर्वप्रथम फ्रांस में लागू किया 1954। लेकिन भारत के अंदर फ्रांस वाला जीएसटी नहीं है, लेकिन भारत का जीएसटी सिस्टम, लेकिन भारत का जीएसटी मॉडल किस चीज पर आधारित है सर? भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। कनाडा जीएसटी मॉडल पर आधारित है। फ्रांस में जो जीएसटी मॉडल था वो अलग था, लेकिन इंडिया के अंदर कनाडा वाला जीएसटी मॉडल जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। अब जीएसटी के बारे में अगर मैं बात करूंगा, यह लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 के अंदर, 1 जुलाई 2017 के अंदर ये लागू होता है।
1 जुलाई 2017 के अंदर। दो हजार 17 में ये लागू हुआ। अच्छा, जब ये लागू हुआ, व्हेन इट वाज इम्पोज्ड, तो इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 101वां। 101वां। और ये कब आया था, किस ईयर में आया था? सर ये 2016 में आया था। 2016 में आया था, लागू 2017 से हुआ। जी सर। अब इसके अंदर आपका संविधान संशोधन तो चलो 101वां हो गया, लेकिन ये विधेयक कौन से नंबर का था? इसके लिए समिति कौन सी काम करती है? सर विजय केलेकर समिति। समिति कौन सी काम करती है इसके लिए, जिसने इसको बनाया? सर विजय केलेकर समिति। विजय केलेकर समिति। 122वां विधेयक था। विधेयक भी कई बार पूछ ले जाते हैं, कौन से नंबर का बिल था? बिल यानी विधेयक कौन से नंबर का था? विधेयक कौन से नंबर का था? सर बिल यानी विधेयक की बात करें तो वो 122वें नंबर का था, 122वां। ठीक है। जब संविधान के अंदर जीएसटी के इस अमेंडमेंट को किया गया, तो इससे परिवर्तन 3 आर्टिकल्स में आए। परिवर्तन 3 आर्टिकल्स में आए, 246A, 269A और 279A। तीनों के अंदर अलग अलग प्रोविजंस किए गए। जैसे 246A के अंदर बताया गया, जीएसटी एक समवर्ती सूची का विषय होगा। समवर्ती सूची का विषय होगा। सूची का विषय होगा। समवर्ती सूची का विषय, इस चीज का मतलब क्या बेटा बताना? दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट। इसका मुझे मतलब बता दो बस। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट, मुझे इस चीज का मतलब बता दो। 269A में बताया गया है इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी कैसे लागू होगा। जीएसटी लागू कैसे होगा, कैसे होगा। और 279 में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है कि जीएसटी काउंसिल बन जाएगा। पहले कहा गया था कि 2 साल के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल बनना है, 2 महीने में बना दिया था। जीएसटी काउंसिल के अंदर सदस्य कितने होते हैं? 33। अब ये जो 33 सदस्य होते हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री। इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अपना वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। ठीक है, वित्त मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी लागू किस प्रकार से होगा, 269A में लिखा है। ठीक है। अच्छा, कौन कानून बना सकता है जीएसटी रिलेटेड? देखो, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि इसके ऊपर स्टेट भी कानून बना सकता है एंड यूनियन भी कानून बना सकता है। तो दोनों ही कानून बना सकते हैं। नोट करो, आगे बढ़ो। सर 269 के अंदर तो बताया गया है कि टैक्स लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट होता है ना,
हाँ बेटा 269 जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी में पढ़ाया, तो 269 में मैंने बताया है कि ऐसा कर जो यूनियन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और बाद में राज्यों को दे दिया जाता है। लेकिन बेटा 269A है ये, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी लागू होने का क्या प्रोविजन है वो है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जैसा कि एक बच्चे ने याद भी दिला दिया, इसके अंदर आईजीएसटी का भी उल्लेख है, इंटीग्रेटेड जीएसटी का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। आईजीएसटी का भी उल्लेख इसके अंदर किया गया है। अब ये आईजीएसटी क्या बवाल है, ठीक है, आईजीएसटी क्या बवाल है वो नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। आईजीएसटी मतलब वहां लिख लेना इंटीग्रेटेड जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी के स्लैब लिख लो, जीएसटी के स्लैब्स। सर जीएसटी के हमको देखने को मिलते हैं, एक तो 0% का स्लैब है, 5% का स्लैब है, और 12% का स्लैब है, 18% का स्लैब है, एंड 28% का स्लैब है। क्लियर है जी सर। अब बात यह है 0% का स्लैब है, इसको बोलते हैं नील जीएसटी। ये नील जीएसटी, इसके अंदर वो चीजें शामिल है, एक्चुअली ये है मेजर स्लैब, ये नील जीएसटी है। जो जीएसटी में शामिल नहीं वो वस्तु यहां रखी जाती हैं, वे वस्तुएं जो जीएसटी में शामिल नहीं, जो जीएसटी में शामिल नहीं, जैसे शराब पेट्रोल, ये सब चीज। शराब और पेट्रोल इसके अंदर शामिल नहीं होती। दूध हुए, अंडे हुए, सब्जी हुई, साल्ट हुआ, वो भी नहीं है, ठीक है। चलिए बताता हूं, जीएसटी में और भी चीजें आती हैं, जैसे दूध जी सर, अंडे जी सर, सॉल्ट ओके सर, और इसके अलावा आटा, लेकिन ये अनब्रांडेड होना चाहिए, अनब्रांडेड, ठीक है, आटा अनब्रांडेड, सब्जी, और मतलब वैसे ही अपनी देसी वाली चीज इसके अंदर आती है। 5% जीएसटी के अंदर क्या आती है, अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, प्रयोग में वस्तुएं, और रेगुलर लाइफ के अंदर जो वस्तु यूज करते हैं हम, रेगुलर लाइफ वाली जो वस्तुएं हैं वो इसके अंदर आती हैं, रेगुलर लाइफ वाली। सर रेगुलर लाइफ वाली का मतलब क्या होता है? देखो रेगुलर लाइफ वाली होती है, जैसे चीनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं जी सर, चीनी हुई, चाय हुई, खाद्यान्न हुए, ऑयल हुए, एलपीजी हुई, वो सब इसमें है। चीनी, चाय, खाद्यान्न यानी ग्रेन, ठीक है, एलपीजी भी इसी में आती है। हाँ सर, एलपीजी को हम बेसिक लाइफ के अंदर यूज करते हैं, इसी के अंदर आते हैं। फूड ऑयल, मिठाई और मसाले, फूड ऑयल, मिठाई, मसाले, ये भी इसी में आता है। फूड ऑयल है, ठीक है, रिफाइंड वाला फूड ऑयल, मिठाई, मसाले, सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 12% की। एक लेवल ऊपर आ जाओ सर, बेसिक लाइफ से ऊपर आ जाइए। उपयोगी वस्तुएं, मतलब वो वस्तुएं उपयोगी तो हैं पर जरूरी नहीं हर कोई खाए। उपयोगी वस्तुएं जैसे, उपयोगी वस्तुएं मेरे बच्चे जैसे घी, प्रोसेस फूड यानी पैकेट वाला फूड जो होता है, जैसे बर्गर आपने दबोच दिया, पता लग रही है मैक्रोनी तोड़ी आए घर के बाहर, मैकडी में गई है, ठीक है, वो वाली चीज। बादाम खाना है, बादाम खाना है, काजू खाने हैं, तो बादाम, नट्स इसी में आते हैं। 18% में आ जाइए ब्यूटी प्रोडक्ट, मेजरली इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, लो कॉस्ट लग्जरी, आपको लो कॉस्ट में लग्जरी चाहिए। अच्छा, मतलब लो कॉस्ट लग्जरी में होते हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट इसी में आते हैं।
एडटेक भी इसी में आता है। एडटेक जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस पे भी 18% जीएसटी लग रहा है, इस पर भी 18% जीएसटी लग रहा है। एडटेक भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, समझ गए जी सर। 28% है लग्जूरियस आइटम। लग्जूरियस आइटम जैसे कार, कार, बाइक, आपको कार लेनी है, बाइक लेनी है, गोल्ड लेना है, कार, बाइक, गोल्ड इसी के अंदर आता है। ठीक है, याद रखना। और इसके अलावा कार, बाइक, गोल्ड के अलावा सिन प्रोडक्ट, जितने भी सिन प्रोडक्ट हैं, एसी है ये सब उसमें, सिन प्रोडक्ट, एसी, सिन प्रोडक्ट, गोल्ड को हटा लो, ठीक है, वो मिनरल है ना, इस वजह से सिन प्रोडक्ट, एसी हुआ, ठीक है, तो ये सब चीज कार, बाइक, सिन प्रोडक्ट, एसी इसमें आता है। पिज्जा किस में आता है सर? पिज्जा आता है 12% जीएसटी, उपयोगी वस्तु, प्रोसेस्ड फूड है, पिज्जा इज प्रोसेस्ड फूड। तो ये बच्चे आपके जीएसटी के स्लैब हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा क्या है सर। हिंदी में लग्जूरियस को क्या बोलेंगे? विलासता पूर्वक वस्तु। विलासता पूर्वक वस्तु, ठीक है, चलो नोट करो भैया, फिर आगे बढ़े हम। हैं स्लैब तो कर दिए, अब बाकी इसका टाइप करते हैं। ये टैक्स बर्डन कहां लिखा है बेटा? मैंने टैक्स बर्डन कहां लिखा है? टैक्स बर्डन, जब आप अपना टैक्स नहीं दे पाते तो आपका टैक्स बढ़ता चला जाता, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ टैक्स बर्डन। सर घी तो मेरे दैनिक जीवन में यूज होता है बेटा, घी आपके दैनिक जीवन में यूज होता है। मैं घी सुबह सुबह शक्कर में गिर के खा लूं, अब बताओ, सुबह सुबह शक्कर में गिर के घी खा लूं मैं? अभी मतलब यहाँ पे तो नहीं खाता, घर पे खा लेता हूँ, ठीक है, घर पे खा लेता हूँ तो घर पे तो अपना घी का सही सही सिस्टम है। तो यार हमें कौन सा घी खरीद के थोड़ी लेके आना है, हम तो घी थोड़ी खरीद के लेके, हमारे तो घर हो गए भाई चलो बात को समझो यार, मजाक कर रहा हूं, पता लगे ये कह दो कि ओ मास साहब तो ऐसे आदमी हैं, मजा ले रहे हैं, ऐसे नहीं है। लिखो जीएसटी के प्रकार, टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के प्रकार लिख लो, ठीक है, चलो। टाइप ऑफ जीएसटी के अंदर लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीजीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी, आईजीएसटी नहीं, एसजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड आप लिखो यूजीजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब समझो, सी फॉर सेंट्रल, केंद्र शासित, मतलब सेंट्रल यानी केंद्र, सिर्फ अपना केंद्र। एस स्टेट, राज्य। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की बात यहां पर आ जाए, ठीक है, राज्य केंद्र दोनों की बात आ जाए, इंटीग्रेटेड, और राज्य केंद्र दोनों की बात, राज्य भी आई और केंद्र भी आई। यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। अब बात को समझना, अब कैसे कैसे जीएसटी लगती है। जीएसटी लगने के प्रोसीजर को आप समझ लीजिए। देखो, केंद्र के द्वारा अध्यारोपित जीएसटी, आप कहीं पर भी सामान बेचोगे आपके ऊपर सीजीएसटी लगना ही लगना है। केंद्र के द्वारा अध्यारोपित जीएसटी, किसी वस्तु के अंदर केंद्र की कटिंग होगी ही होगी। अध्यारोपित वस्तु, केंद्र द्वारा अध्यारोपित, जब केंद्र टैक्स लगाए, जब केंद्र टैक्स लगाता है,
जीएसटी लगाए, जब केंद्र जीएसटी लगाए, जब केंद्र जीएसटी लगाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सीजीएसटी, केंद्रीय जीएसटी होती है। ठीक है, दूसरी है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, जब स्टेट द्वारा बना हुआ, स्टेट द्वारा बना माल अपने ही स्टेट में बिके, अपने ही स्टेट में, अपने ही स्टेट में बिके। जब स्टेट द्वारा बना माल अपने ही स्टेट में बिके वो एसजीएसटी लगेगी उस पे। जैसे आप मान के चलो कि जैसे हमारे यहां शक्कर बनती है, शक्कर, ठीक है, शक्कर या गुड़ आप समझते होंगे, गुड़, गुड़ कहां बनता है सर? मेजरली यूपी में बनता है। ठीक है, तो यूपी में ये गुड़ बना, एंड जैजरी बोलते हैं इंग्लिश में, जैजरी, इन इंग्लिश वी से दैट जैजरी। तो अब ये बना और ये सेल भी हमने कहां हुआ? सेल हो गया यूपी में। तो यूपी में सेल हो गया तो इसके ऊपर क्या लगा? एसजीएसटी लगा। लेकिन अगर ये यूपी की जगह कहीं और जाएगा, अगर ये यूपी की जगह कहीं और जाने लगे तो इस पे लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, समझ गए? तो अगर ये मैंने बताया जब स्टेट द्वारा बना माल किसी अन्य स्टेट में जाए, किसी अन्य स्टेट में, तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। तो यही शक्कर या गुड़ है जो यूपी में बना है। अब ये यूपी से यहीं जाके चंडीगढ़ में बेचने लगे, या चंडीगढ़ की जगह मान के चलो इसको हम बेचने लग रहे हैं, पंजाब में बेच रहे हैं। ठीक है, पंजाब में बेचा तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगी। तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगी। यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है भाई? यूटीजीएसटी का मतलब होता है जब यूटी में बनी हुई वस्तु यूटी में ही बेची जाए तब उस पर यूटीजीएसटी लगती है। यूटी में बनी वस्तु यूटी में ही बेची जाए, तो उसके ऊपर एट दैट कंडीशन वी इंपोज अ यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी उसके ऊपर लगाई जाएगी। आई गॉट इट? समझ में आई बात? जी सर, ये उसी में लगाई जाएगी। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो, तो ये होता है। अच्छा, एक जीएसटी है इसके अंदर सीजीएसटी, वो हर किसी में लगानी होती है। अच्छा, जितनी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं उन पे कौन सी लगती है? ऑनलाइन प्रोडक्टों पर, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर कौन सी जीएसटी लगती है? आईजीएसटी। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर आईजीएसटी लगती है सब। ठीक है, याद रखना। चलो, ठीक है, चलो सर, कितने कितने परसेंट जीएसटी लगती है? बेटा वो हर एक स्लैब में अलग अलग होता है। एजुकेशन पर कैसे लगती है जीएसटी? 18% लगती है। आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदते हो उसमें 18% जीएसटी में जाता है। ठीक है, चलो, इसके बाद जीएसटी के कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है। ठीक है, तो जीएसटी में कितने अंकों का नंबर होता है, जीएसटी स्लैब कैसे लगते हैं। तो कल की क्लास में हम जीएसटी के अन्य तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, जीएसटी के अन्य तथ्य। और जीएसटी के अन्य तथ्यों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद, जीएसटी के ऊपर अन्य तथ्यों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद चीजें आपकी हो जाएंगी कंप्लीट। उसके बाद टैक्सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टैक्सेशन क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट कल की ही क्लास में। जीएसटी का अन्य तथ्य मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट। अन्य तथ्यों के अंदर मैं आपको इंपोजिंग ऑफ जीएसटी दिखा दूंगा एक एग्जांपल लेके। ठीक है, एक बेटर सा एग्जांपल लेके आपको इंपोजिंग ऑफ जीएसटी बता दूंगा, सेस बता दूंगा,
ठीक है। सेस का एक पूरा फॉर्मेट बता दूंगा, सेस का क्या है सिस्टम, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग, सेस के रिगार्डिंग तो मैं एक वीडियो भी डालूंगा इंस्टाग्राम पर, 2 दिन में वो इंस्टाग्राम पे बन जाएगी। मतलब मैंने तो शूट कर दी, भेज दी एडिटर के पास, वो एडिटर एडिट करके डाल देगा, लेकिन मैंने बना के भेज दिया। इंस्टाग्राम जीतराना.77 पे भी फॉलो कर लेना भाई को, वहां पे भी अच्छी अच्छी चीजें डालता हूं मैं, ठीक है। कल होगी सर क्लास, कल क्यों नहीं होगी भाई, कल क्या है, सैटरडे, कहां पर कल क्लास लूंगा मैं, आपकी क्लास कल मैं लूंगा। टाइम इधर उधर हो सकता है पर कल आपकी क्लास लूंगा मैं। कल शनिवार है पर मुझे आपकी क्लास कल लेनी है, काम खत्म। क्वेश्चन कब कराओगे? क्वेश्चन बेटा आपके ना मैं करा रहा हूं करियरविल ऑफलाइन नाम के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। पर स्टिल मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको कराऊंगा। मंडे से आपकी क्लास का टाइम, एक तो ये वाली क्लास चलेगी ही चलेगी आपकी, और एक नई क्लास जो चलेगी वो 11 बजे, जहां तक है मुझे अभी तक लग रहा है चलेगी, ठीक है। 11 बजे चला सकता हूं मैं उस क्लास को, जिसके अंदर मैं आपकी शुरुआत के 3 दिन तो करंट अफेयर कराऊंगा और 3 दिन आपकी प्रैक्टिस, वही 1000 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। रोहू, मानसी, अब बच्चे, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ लो, ना तो फिर भैया कल मुलाकात करूंगा धुआंधार वाली, ठीक है। अरे भाई मैं यहाँ पे भी बताऊंगा जो चीज मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, यहाँ पे भी बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे तो इसलिए है कि आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो आपका कोई डाउट है पुरानी क्लास में तो आप वहां पूछ सकते हैं। सर कल 4 घंटे की क्लास लेके, यार मैं 4 घंटे की क्लास मैं तो ले लूंगा, लेकिन मेरे बाकी बैचेस भी हैं कल, कुछ क्लासेस मैंने लगवा लिए हैं कल। मैंने क्या कि कुछ बैचेस के अंदर सिलेबस, मतलब बच्चे, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, बच्चे कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा कराते हो, बहुत ज्यादा कराते हो। अबे पहली बात तो ये कि मैं ज्यादा ही तो करा रहा हूँ, कम थोड़ी करा रहा हूँ, है सर आप बहुत ज्यादा कराते हो, ये बात आई है, मतलब बच्चों का कहना है सर आप बहुत ज्यादा कराते हो। तो मैंने उनको समझाया कि बेटा आगे आने वाला जो समय है उसमें वही टिक पाएगा जिसको बहुत ज्यादा पता है, जिनको बहुत कम पता है या लिमिटेड पता है वो तो सबको पता है। तो ये है, इसलिए मैं आपको भी बहुत ज्यादा ही कराऊंगा, ठीक है। अमन का कहना है सर इकोनॉमिक्स ईयर खत्म हो जाएगी, 2 क्लासेस, एक शेयर मार्केट के लिए मान लो, एक आपके विभागों के लिए मान लो एग्रीकल्चर, 3 क्लास लगेंगी टोटल। एक कल हो जाएगी, फिर 2 क्लास लगेंगी, किस दिन लगा लेंगे हैं। लेकिन मंडे से क्लास स्टार्ट करूंगा भाई आपकी बाकी सारी, जो करंट अफेयर्स के लिए बोला है, बोला है मतलब बोला है, बात बात की है। कोई डाउट किसी का? बताइए। नॉर्मल है सर इतना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ नॉर्मल है यार, ज्यादा मैं पॉलिटी में करा देता हूँ कई बार। कोई नहीं, मिलते हैं कल, ठीक है। और कल की क्लास में बेहतरीन तरीके से मैं आपके साथ रहूंगा बिना किसी परेशानी के। अगर आपको कोई डाउट आता है मुझे बताइए, और कल धूमाधाड़ कर देंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।